नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, दतिया से, जहां आशुतोष तिवारी बीजेपी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं आशुतोष तिवारी। बीजेपी में संगठन मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। एमपी हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं आशुतोष। चले तो दतिया उपचुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर है। आशुतोष तिवारी हैं बीजेपी के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं आशुतोष तिवारी। बीजेपी में संगठन मंत्री के तौर पर उन्होंने काम भी किया है और एमपी हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं आशुतोष। तो दतिया का उपचुनाव, आपको बता दें कि यहां की जो विधानसभा है वहां 3,56,000 मतदाता हैं और चुनावी समीकरण जो हैं उसमें ओबीसी और एससी मतदाता चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। कुशवाहा, यादव, अहिरवार और लोधी समाज के वोटर्स गेम चेंजर होंगे। ओबीसी के मतदाताओं की संख्या करीब 90,000 के आसपास है। एससी के मतदाताओं की संख्या करीब 60,000 है। अहिरवार समुदाय के मतदाता 30,000 से अधिक हैं। एससी में खटीक, जाटव, कोरी और वाल्मीकि मतदाता अधिक हैं और 8,000 से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। ब्राह्मण मतदाता 30 से 35,000 हैं। सवर्णों में बनिया, राजपूत, कायस्थ और सिंधी मतदाता भी हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या माना जाए, वाकई ये फिर एक बार चौंकाने वाला नाम है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात करें और इस उपचुनाव की हम बात करें, काफी दिनों से उठापटक चल रही थी और नामों को लेके, कई नामों को लेके चर्चाएं थी, जिसमें से एक नाम नरोत्तम मिश्रा का भी था। और ये भी था, देखिए परसों तक का अपडेट की काफी ज्यादा फॉर्म, यहां से 8 से 9 फॉर्म खरीदे गए, उन्होंने भी फॉर्म खरीदा। लेकिन ये जो एक नाम आया है बिल्कुल अलग आया है। हालांकि आरएसएस की पृष्ठभूमि आशुतोष तिवारी की रही है। क्या इस वक्त का और अपडेट है और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस इलेक्शन में अब इनकी होगी? क्योंकि नाम सामने आया है तो जाहिर तौर पर संगठन ने कुछ सोच के ही नाम को आगे बढ़ाया होगा। जी बिल्कुल राखी, जिस तरीके से आशुतोष तिवारी का नाम जो है बीजेपी ने घोषित कर दिया है, वो दतिया विधानसभा सीट से जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। और निश्चित रूप से बीजेपी ने इनका नाम घोषित करके सबको चौंकाया जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से इस विधानसभा सीट पर सबसे कद्दावर नाम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का चल रहा था। पूर्व में कई बार इस सीट से वो विधायक रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर है। आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और ऐसे में इस तरीके से अगर हम बात करें तो बीजेपी ने न सिर्फ चौंकाया है, बल्कि अगर हम देखें तो आशुतोष तिवारी जो है लगातार अगर हम बात करें तो संगठन के दृष्टिकोण से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। 2023 में भी उन्होंने सेवड़ा विधानसभा सीट से जो है चुनाव की दावेदारी की थी, यानी बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन उस समय उनको वहां से टिकट नहीं मिला था। प्रदीप अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है उम्मीदवार बनाया था। लेकिन इस बार बाई इलेक्शन में आशुतोष तिवारी को जो है चुनावी मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से सबको चौंकाया है। क्योंकि अगर हम बात करें तो भाजपा के संगठन संभाग के जो मंत्री हैं वो रह चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आशुतोष तिवारी मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी पहले रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक पार्टी का युवा चेहरा है और निश्चित रूप से पार्टी ने एक मैसेज देने की भी कोशिश की हो। क्योंकि अगर हम बात करें तो दतिया का जो इलेक्शन है वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अब से कुछ समय बाद यूपी में भी चुनाव होना है और दतिया से ही लगा हुआ झांसी है, यानी यूपी बेल्ट है। और ऐसे में इसका असर वहां भी देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर हम खास तौर पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है पूरे देश में सबसे अव्वल संगठन भारतीय जनता पार्टी का कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में। और यही कारण है कि यहाँ बीजेपी हर बार प्रयोग करती है। और ऐसा ही एक प्रयोग मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि आशुतोष तिवारी का जिस तरीके से नाम आया है उसने सबको चौंकाया है। और निश्चित रूप से युवा चेहरे को पार्टी ने यहाँ से मौका दिया है और पार्टी को उम्मीद है कि आशुतोष तिवारी के चुनावी मैदान में उतरने से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी। लेकिन ऐसे में देखना होगा, हाँ क्योंकि अभी तक आकाश मैं रोकूंगी, बहुत जल्दी से वापस आऊंगी। इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर प्रेम व्यास जुड़ गए हैं और कांग्रेस से डॉक्टर विक्रम चौधरी हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत। और दतिया उपचुनाव को लेकर मुझे लगता है एक उम्मीदवार का नाम तो सामने आ गया। काफी दिनों से हलचल थी, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें। तो बीजेपी से तो नाम खुलकर सामने आ गया है। फॉर्म तो कई सारे लोगों ने खरीदे थे। एक बड़ा नाम जो है नरोत्तम मिश्रा का अपने आप में, लेकिन उनका नाम ना होके आशुतोष तिवारी को सामने रखा गया है। कितनी अहम भूमिका होगी? प्रेम व्यास जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी, थोड़ा सा वॉइस थोड़ी तेज करवा दीजिए प्लीज।
हाँ, ठीक है। प्रेम व्यास जी, मुख्य रूप से एक ही सवाल अभी तो सबसे पहले है। ये पूछा जाए कि आशुतोष तिवारी ही क्यों? देखिए राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारी का चयन संगठन और संसदीय बोर्ड मिलकर तय करता है। ये कोई व्यक्तिगत चयन नहीं होता, सामूहिक निर्णय से हमारा कैंडिडेट तय होता है और उसके बाद संगठन की दृष्टि से पूरा संगठन और हर कार्यकर्ता उसके लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। मुझे लगता है कि सिर्फ टिकट मिलना ना या मिलना ये अलग विषय है, रणनीति का एक हिस्सा होता है। किस व्यक्ति की उपलब्धता जनता के मध्य में क्या प्रकाश डालेगी, मुझे लगता है उसको लेकर तय किया जाता है। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ नेता है, पार्टी के साथ सक्रिय और उस क्षेत्र में भी उनकी सक्रिय भूमिका का जो असर है वो निश्चित रूप से उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस के साथ परिस्थिति है कि सबसे प्रथम तो वहां की जनता को एक संदेश गया है कि भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए और सिद्ध होने के बाद उनकी जो है विधायक की गई। उसके पश्चात जो पिछले समय में अवधेश नायक जी थे, जो दामोदर यादव जी थे, मुझे लगता है समीकरण बिठाना कांग्रेस के लिए कठिन है क्योंकि व्यक्ति आधारित दल है। हमारे यहाँ संगठन तय करता है और निश्चित रूप से नरोत्तम जी का सबसे पहला स्टेटमेंट था, मुझे लगता है वो संज्ञान में होगा कि अगर पार्टी कहेगी तब मैं चुनाव लड़ूंगा या पार्टी मुझे कहेगी जिस भी दायित्व के लिए मुझे पार्टी चुनेगी उसका निर्वहन मैं पूर्ण निष्ठा से करूंगा। तो हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री द्वय हो, कार्यकर्ता भाव से पार्टी के दिशा निर्देशन के अनुसार ही कार्य करता है और निश्चित रूप से दतिया की जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को विजयी प्रदान करेगी। ठीक है, विक्रम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। विक्रम जी, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आशुतोष तिवारी को? ये तो अभी चुनौती तक तो ठीक है। अभी तो आप ये मत समझिए कि आशुतोष तिवारी को चुना गया है। यहाँ जो है भय, भ्रष्टाचार और मनुवाद के पर्यायवाची बन चुके नरोत्तम मिश्रा को खारिज किया है, क्योंकि बीजेपी को ये चुनाव जीतना हारना कोई विषय नहीं है। बीजेपी को अब उन नेताओं से पीछा छुड़ाना है जो उसके लिए मुसीबत बन चुके हैं, और खास तौर पर मोहन यादव जी अब ऐसा कोई भी कद्दावर नेता की राजनीतिक वापसी नहीं चाहते हैं जो उनकी कुर्सी को चुनौती दे। तो यहाँ आशुतोष तिवारी का चयन कोई बहुत मामूली बात है, ये तो जो बाय डिफॉल्ट एक नाम आया है, लेकिन जो साफ प्रयास जो किया गया है वो ये है कि नरोत्तम मिश्रा को जिस तरीके से खारिज किया गया है, क्योंकि ऐसा तो कोई बात नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा ने अपना नाम खुद वापस लिया हो। पिछले 3-4 महीने से बाकायदा चुनाव प्रचार उनका शुरू भी हो गया था, पर्चा भी उन्होंने खरीद लिया था। तो पार्टी नहीं चाहती थी कि नरोत्तम मिश्रा की जो छवि है उस छवि को लेकर उसको संघर्ष करना पड़ा, और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि कोई उनकी राजनीतिक वापसी होने पर वो उनकी सत्ता को चुनौती ना दें। तो बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। बीजेपी बहुत गंभीर नहीं है दतिया चुनाव को लेकर, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में बहुमत है। अब बीजेपी किसी भी तरह अपने लिए राजनीतिक चुनौती नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए वो धीरे धीरे जो उनके बड़े और वरिष्ठ नेता हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में ढकेलने का ये प्रयास है। इसके बाद देखिए कैलाश विजयवर्गीय का नंबर आएगा, विजय शाह का, प्रहलाद पटेल का, ये सबको धीरे धीरे पार्टी नेपथ्य में भेजना चाहती है। अब बिल्कुल नहीं चाहती गुजरात लाबी कि यहाँ से कोई मजबूत नेता आए और वो उनके व्यवसायिक हितों को चुनौती दे। इसलिए अब संगठन और पैसा और चुनाव आयोग के दम पे दोयम दर्जे का नेतृत्व यहाँ राज करेगा, और वो सारे जो अपने हक हैं, अधिकार हैं, जैसे नर्मदा घाटी बेच दी, सांची बोर्ड बेच दिया, सारी जमीन है, सारे टेंडर गुजरातियों को दे दिए, तो वो नहीं चाहते कि बड़ी राजनीतिक चुनौती आए। इसलिए नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेताओं को धीरे धीरे खारिज किया जा रहा है। आशुतोष तिवारी मुझे नहीं लगता कि चर्चा करने योग्य भी नाम है या विषय है। विषय ये है कि क्या वजह रही है। अभी घोषणा हुई, हमको कुछ दिन देर बाद या 1-2 दिन में पता चलेगा कि इसके पीछे कहानी क्या है, लेकिन कहानी का जो मुख्य विषय है वो ये है नरोत्तम मिश्रा को खारिज करना। जी, लेकिन विक्रम जी, एक सवाल तो बनता है कि अब क्योंकि आशुतोष तिवारी ही सही उनको चर्चा योग्य माना जाए या ना माना जाए, ये व्यक्तिगत मत आपका हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो नाम होगा वो कितनी बड़ी चुनौती के रूप में होगा, क्योंकि चुनाव तो चुनाव होता है, उपचुनाव हो, मेन चुनाव हो, जीत हार तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कांग्रेस इसे किस तरह से लेगी? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया है कि बीजेपी को एक सीट जीतने हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उनकी जो इंटेंसिटी है वो अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम है। और हमारे लिए चूंकि हर कदम ऊंचाई की तरफ ही जा रहा है, तो हम तो हर चुनाव को बिल्कुल आखिरी चुनाव समझ के ही लड़ते हैं।
तो इस चुनाव में हमने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी है, कार्यकर्ता सम्मेलन हो गया, हमारा कंट्रोल रूम भी वहाँ स्थापित हो गया है। अब जो है कि पहले जो नरोत्तम मिश्रा हैं वो एक भ्रष्टाचार के प्रतीक थे, तो हमको बड़ा आसान था कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव हराना जिसकी कुख्याति उसके साथ चल रही हो। अब आशुतोष तिवारी की स्थानीय स्तर पर क्या छवि मैं तो नहीं जानता हूँ, ये तो हमारे वहाँ के स्थानीय नेता बताएंगे। और अब आशुतोष तिवारी क्योंकि कोई भी हो चुनाव तो बीजेपी लड़ेगी, बीजेपी चुनाव लड़ने में बहुत एक्सपर्ट है और बहुत सारी संस्थाएं उनके लिए मदद भी करती हैं। लेकिन हम आश्वस्त हैं यदि चुनाव आयोग बीजेपी की तरफ से नहीं लड़ेगा तो हम 100% ये चुनाव जीतेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आशुतोष तिवारी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने दतिया उपचुनाव के लिए सामने रखा है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि नाम और चुनाव कोई बहुत बड़ी बात पार्टी के लिए नहीं है, वो सिर्फ काट करना चाहते थे नरोत्तम मिश्रा का, जो उन्होंने कर दिया। तो अब एक सीट से उन्हें जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का कैंडिडेट जो भी है, जैसे भी होगा, उनके लिए ठीक है। चुनाव जो होता है, जीत हार होती है, एक चुनौती हो सकती है, पर इसे वो बहुत ज्यादा भारी मन से या कह लीजिए बहुत कठिन नहीं मानते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।